14 मई 2016। जगह सातपुड़ा टाइगर रिजर्व एरिया का कमाती का जंगल। कुछ पुलिस अधिकारी मजदूरों से एक बरसाती नाला जो गर्मी में करीब करीब सूख जाता है उसे खोदने को कह रहे थे। काफ़ी देर खुदाई करने के बाद भी कुछ ना मिला तो पुलिस वालों ने मजदूरों से थोड़ा और खोदने को कहा। कुछ देर बाद उन्हें एक महिला की निर्वस्त्र लाश मिली। लाश दफनाते वक्त यूरिया और नमक के इस्तेमाल की वजह से लाश आधी सड़ चुकी थी। ये लाश लीना शर्मा की थी जो 15 दिन से लापता थी। लीना शर्मा अमेरिकन एम्बेसी में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर काम करती थी। आखिर लीना इस सुनसान जंगल तक कैसे पहुंची? सबसे बड़ा सवाल कि उसकी हत्या किसने की थी। आज हम 9 साल पुरानी इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में जानेंगे। नर्मदापुरम के सोहागपुर में रमेश शर्मा अपनी 2 बेटियों हेमा और लीना के साथ रहते थे। लीना ने स्कूल की पढ़ाई मध्य प्रदेश में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली चली गई। लीना एक मेधावी छात्रा थी। पढ़ाई पूरी करते ही उसकी नौकरी अमेरिकी दूतावास में एज असिस्टेंट मैनेजर लग गई। बहरहाल हेमा की शादी बेंगलुरु में एक साइंटिस्ट से हो गई। जीवन की व्यस्तता के बावजूद दोनों बहनें छुट्टियां सोहागपुर में बिताना पसंद करती थीं। दोनों बहनें अक्सर छुट्टियों में सोहागपुर आती थीं। सोहागपुर के पास डूडाडे गांव में लीना और हेमा के नाम से 36 एकड़ ज़मीन थी, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। ननिहाल की तरफ से मिली इस ज़मीन को दोनों बहनों ने बटाईदारों को दे दिया था, लेकिन इनका मामा प्रदीप शर्मा इस ज़मीन को हड़पना चाहता था। प्रदीप शर्मा की राजनीति में अच्छी साख थी। वो सोहागपुर में कांग्रेस का तत्कालीन ब्लॉक अध्यक्ष था। प्रदीप के पिता और लीना हेमा के नाना दोनों सगे भाई थे। नाना ने अपने भाई को पुश्तैनी ज़मीन देने के बजाय बेटी और भांजियों के नाम की थी। ये प्रदीप शर्मा को अखरता था। प्रदीप और हेमा लीना की ज़मीन अगल बगल में थी। बटाईदार हमेशा लीना को फ़ोन पर शिकायत करता था कि प्रदीप शर्मा धीरे धीरे ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। इस बात का हल निकालने के लिए साल 2016 के अप्रैल में हेमा और लीना सोहागपुर आई। 20 अप्रैल 2016 को लीना ने सोहागपुर तहसील में पटवारी और राजस्व निरीक्षक को ज़मीन की नपाती करने का आवेदन दिया। 24 अप्रैल को जब ज़मीन की नपाई हुई तो पता चला कि मामा ने करीब करीब 10 एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। लीना ने अधिकारियों की मौजूदगी में ज़मीन का सीमांकन करवा लिया। मामा दोबारा ज़मीन पर कब्जा ना कर पाए, इसलिए लीना ने खेत की फेंसिंग के लिए प्रताप कुशवाहा से बात की। प्रताप और उसके 2 कर्मचारी गंगाराम और तुलाराम साथ थे। फेंसिंग की जानकारी प्रदीप को लग चुकी थी, लिहाजा उसने कुशवाहा और उसके आदमियों को फेंसिंग ना करने के लिए धमकाया। प्रदीप शर्मा की धमकियों से डर कर प्रताप कुशवाहा ने अपनी फेंसिंग का सामान डेनियल प्रकाश के यहाँ रखा और वहाँ से भाग गया। 5 मई 2016 को प्रदीप शर्मा टीआई राजेंद्र वर्मा से मिलने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज करने की मांग करने लगा। उसने राजेंद्र वर्मा से कहा, मेरी भांजी दिल्ली के अमेरिकन एम्बेसी में काम करती है। 28 अप्रैल 2016 को वह मुझसे मिलने डूडाडो गांव आई थी। 29 अप्रैल को जब मैंने उसे कॉल किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। मैंने लगातार लीना से संपर्क किया मगर उसका कोई पता नहीं चला। मामला अमेरिकी दूतावास के कर्मचारी का था, इसलिए टीआई राजेंद्र वर्मा ने इस पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उसने लीना का मोबाइल ट्रेस करना शुरू कर दिया। मोबाइल का लोकेशन पिपरिया में दिखा रहा था। पुलिस ने जल्द ही लीना का मोबाइल पिपरिया के एक युवक के पास से जब्त किया। युवक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने ये मोबाइल चुराया नहीं है, बल्कि उसे वो मोबाइल विंध्याचल एक्सप्रेस में मिला जो भोपाल से इटारसी के बीच चलती है। पुलिस ने जब लीना की कॉल डिटेल्स निकाली और लीना के मोबाइल पर आए आखिरी नंबर से संपर्क किया तो वो एक ऑटो वाले ने उठाया। ऑटो वाले से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि 29 अप्रैल को सुबह उसने लीना को सोहागपुर से डूडाडो गांव में एक खेत के पास छोड़ा। उनके पास जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी उसके मुताबिक लीना 28 अप्रैल सुबह 9 बजे से लापता थी। इसके विपरीत ऑटो वाले का कहना था कि उसने 29 अप्रैल को 9 बजे लीना को डूडाडे गांव में छोड़ा था। पुलिस लीना को खोजने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे।
लेकिन लीना के दोस्त भी उसके लिए चिंतित थे। जब वह एम्बेसी पर नहीं लौटी और उसका मोबाइल बंद आने लगा तो उसकी भोपाल की एक सहेली ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस कंट्रोल रूम में करा दी। उसके दोस्तों ने लीना के गुम होने के बारे में फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी पोस्ट करना चालू कर दिया। लीना के दोस्तों ने सोशल मीडिया पर सेव लीना कैंपेन चलाया। सेव लीना कैंपेन को लोगों का अच्छा समर्थन मिला। अब इस वजह से ये केस सुहागपुर के साथ साथ दिल्ली पुलिस और मीडिया के नज़रों में भी आ गया। जब पुलिस ने लीना के दोस्तों से पूछताछ की तो दोस्तों ने पुलिस को बताया कि लीना का उसके मामा के साथ ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था। हो सकता है कि लीना की गुमशुदगी में लीना के मामा का हाथ हो। अब शक की सुई मामा प्रदीप शर्मा पर आकर टिक गई थी। प्रदीप शर्मा का राजनीतिक प्रभाव अच्छा होने के कारण पुलिस उसके बारे में कुछ बात करने से बच रही थी। प्रदीप शर्मा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था और इन सारे आरोपों को प्रदीप शर्मा ने सिरे से खारिज कर दिया था। इसी बीच 5 मई को लीना का सिम कार्ड एक व्यक्ति को मिला और उसने वो सिम अपने मोबाइल में डाल दिया। सिम डालते ही लीना के नंबर पर उसके दोस्तों के फ़ोन आने लगे तो उस व्यक्ति ने रेलवे स्टेशन पर सिम मिलने के बारे में बताया। मोबाइल के डिटेल्स चेक करने पर आखिरी कॉल एक ऑटो वाले का था। ये वही ऑटो वाला है जिसने लीना को 29 अप्रैल को सुबह 9 बजे डूडा डे गाँव में छोड़ा था। अब पुलिस ने नए सिरे से डूडा डे में तफ्तीश शुरू की। इसी सिलसिले में उनकी डैनियल प्रकाश से भी बात हुई। डैनियल ने पुलिस को बताया कि लीना खेत की फेंसिंग करवाना चाहती थी और उसने ये काम प्रकाश उर्फ फतेह सिंह को दिया था। प्रताप ने लीना को 29 अप्रैल को खेत में बुलाया था। फिर पुलिस ने प्रताप से पूछा कि लीना 29 अप्रैल को ऑटो से खेत पर आई थी और उसने काम शुरू करने को कहा। पुलिस के लिए यह एक अहम सुराग था। पुलिस को पता चला कि तारबंदी के वक्त वहां पर गोरेलाल और राजेंद्र मौजूद थे। पुलिस ने दोनों को 13 मई को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। दोनों से अलग अलग पूछताछ करने पर दोनों ने शुरू में घटना से अनजान होने का नाटक किया। पुलिस के थोड़ा दबाव डालने पर उन्होंने माना कि फेंसिंग को लेकर विवाद हुआ था, मगर उसके बाद वो घर चले गए थे। इसी बीच सातपुड़ा के जंगल में बकरियां चराते वक्त चरवाहों को कुछ अजीब बदबू आने लगी। चरवाहे ने किसी आदमी की लाश होने की आशंका से पुलिस को इत्तला किया। पुलिस ने वहां आकर देखा तो उन्हें एक लड़की की निर्वस्त्र लाश मिली। लाश को गड्ढा करके उस पर यूरिया और नमक डाला गया था। यूरिया और नमक के वजह से लाश सड़ चुकी थी। जब सुहागपुर पुलिस को इस लाश के बारे में पता चला तो उन्होंने लीना की बहन हेमा को लाश की तफ्तीश के लिए बुलाया। हेमा ने लाश को पहचानने से मना कर दिया। अब पुलिस ने लाश का डीएनए टेस्ट करने के लिए सैंपल भेज दिया। लाश निर्वस्त्र होने की वजह से ये रेप का केस होने की आशंका पुलिस को थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सिर पर गहरी चोट और फ्रैक्चर की वजह से मौत हुई थी और रेप होने के कुछ सबूत पोस्टमार्टम में नहीं मिले। लीना की गुमशुदगी का मामला कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था। उन्होंने गोरेलाल और राजेंद्र के घर की तलाशी लेने का सोचा। राजेंद्र के घर की तलाशी के दौरान अलमारी में से उन्हें कुछ कपड़ों पर हल्के खून के छींटे और कुछ लड़की के बाल मिले। पूछने पर राजेंद्र ने खेत में कटाई करते वक्त चोट लगी थी, उसी वजह से खून के छींटे लगने की बात कही। पुलिस ने वो कपड़े और बाल डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिए। डीएनए टेस्ट में पता चला कि जंगल में मिली लाश और राजेंद्र के कपड़ों पर मिले बाल का डीएनए सेम है। अब पुलिस वालों ने राजेंद्र को हिरासत में ले लिया और उसे अच्छे तरीके से कूटा। अब राजेंद्र टूट गया और उसने बताया कि ये लाश लीना की है। ये सुनकर पुलिस वाले भौचक्के के रह गए। उन्होंने फिर लीना का रेप हुआ क्या इस बारे में पूछा तो राजेंद्र ने पूरा किस्सा बताया। उसने बताया कि लीना की हत्या हो गई है और उसे मारकर सातपुड़ा के जंगल में दफना दिया गया है। लाश सड़ जाए और उसे कोई पहचान ना पाए इसलिए यूरिया और नमक का इस्तेमाल किया गया। कपड़ों के बारे में पूछे जाने पर राजेंद्र बताया कि कपड़े जला दिए गए हैं। उसकी बताई जगह पर पुलिस को जली हुई जीन्स, हैंडबैग, पैंट का टूटा बटन, मोबाइल चार्जर और ईयरफोन बरामद हुए। अब पूरा केस शीशे की तरह साफ हो गया था। पुलिस ने तुरंत प्रदीप शर्मा और गोरेलाल को हिरासत में ले लिया। प्रदीप शर्मा ने अब अपना गुनाह कबूल कर लिया।
उसने बताया कि 29 अप्रैल को फेंसिंग करने आए मजदूरों को धमकाकर भगा दिया। उसने लीना को बाद में फेंसिंग करने के लिए राजी किया और अपने घर चलने को कहा। जब लीना मामा के घर जा रही थी उसी वक्त राजेंद्र ने उसके सिर पर डंडे से हमला कर दिया। इसके बाद गोरेलाल और प्रदीप ने उसके सिर पर पत्थर से हमला किया। लीना सिर पर चोट लगने की वजह से जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। अब तीनों ने मिलकर लीना की लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग बनाई। प्रदीप शर्मा के कहने पर गोरेलाल और राजेंद्र कुछ ही देर में ट्रैक्टर ट्रॉली ले आए। तीनों ने मिलकर लीना की लाश को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा, उसे घास फूस से ढका और सातपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कमाती के जंगल में पहुंच गए। वहां बरसाती नाले में गोरेलाल और राजेंद्र ने गड्ढा खोदा, फिर नमक और यूरिया खाद डाल दी। उसी गड्ढे में लीना के शरीर के कपड़े उतार कर दफना दिया। लीना के कपड़े लेकर प्रदीप और दोनों नौकर वापस गांव लौटे। प्रदीप ने कपड़ों में मिले पर्स से वसीयतनामा निकाला। पैंट और पर्स को घर के पीछे खेत की मेड़ पर जला दिया, जबकि वसीयतनामा अपने पास रख लिया था। प्रदीप ने लीना का मोबाइल घटनास्थल से 30 किलोमीटर दूर पिपरिया रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया। उसको अंदेशा था कि कोई यात्री मोबाइल उठा लेगा तो मोबाइल की लोकेशन बदलती रहेगी और पुलिस उलझी रहेगी। लेकिन वो मोबाइल एक युवक ने उठा लिया और उसने सिम कार्ड निकालकर फेंक दिया। लीना की हत्या जिस पत्थर से की गई थी उसे प्रदीप के खेत से लगे बोरिंग के पास बनी झोपड़ी में छिपाया गया था। जिस ट्रैक्टर ट्रॉली से वह शव दफनाने गए थे उसे अच्छे से धोकर घर के पीछे छिपाया गया था। राजेंद्र ने डंडा और गड्ढा खोदने के लिए इस्तेमाल गौती फावड़े को प्रदीप के मकान के पीछे मवेशी के कमरे में छिपा दिया था। तीनों ने हत्या के वक्त जो कपड़े पहने थे उन्हें भी अलमारी में छिपा कर रखा था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर ये सारी चीजें बरामद की। पुख्ता सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था। 21 मार्च 2023 को कोर्ट ने इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया। 64 गवाहों और भौतिक साक्ष्य के आधार पर आरोपी प्रदीप शर्मा, गोरेलाल, राजेंद्र तीनों को उम्र कैद की सजा मिली। कोर्ट ने कहा कि वारदात को निर्मम तरीके से अंजाम दिया गया, मगर ये परिस्थिति मृत्यु दंड दिए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने कहा मामा ने भांजी को जमीन हड़पने के लिए उसकी हत्या की। तीनों आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वे दोबारा ऐसा कोई अपराध करेंगे ऐसी संभावना भी नहीं है। ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जा सकती। साथ ही कोर्ट ने फैसले में लिखा कि लीना शर्मा की जमीन उसके वैध उत्तराधिकारी को देना न्यायोचित होगा। लीना शर्मा ने जिस जमीन पर कब्जे के लिए अपनी जान गंवाई वो बाद में भी मामा प्रदीप शर्मा के ही कब्जे में रही। प्रदीप शर्मा के परिजन उस पर आज भी खेती करते हैं।